हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज के इस चैप्टर में हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे और उनकी इक्वेशंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले है वर्ड हमारा रिएक्शन। तो एक्चुअल में रिएक्शन होता क्या है। रिएक्शन बच्चों हम कब बोलेंगे कि हमारी रिएक्शन हो गई है, जब क्या होगा, कुछ हैपन होगा, समथिंग हैपन। ठीक है, अगर कभी कुछ चीज़ हुई रहेगी, कुछ हुआ रहेगा, तभी तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो अब जो हमारी रिएक्शन हुई है बच्चों, तो रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है। तो रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट हैं, रिएक्शन में हमारे जो भी रिएक्टेंट हैं और हमारे जो रिएक्टेंट हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, वो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि मैम ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये एक्चुअल में होते क्या है। तो सपोज जैसे हमारा स्कूल में रेस वगैरह होती थी, ठीक है, स्पोर्ट्स होता था तो उसमें रेस होती थी। तो रेस में क्या होता था, जो भी पार्टिसिपेट करता था, हम सब रेस में पार्टिसिपेट करते थे। तो जो पार्टिसिपेट करता है बेसिकली बच्चों हम उसे क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोल देते हैं, हु पार्टिसिपेट। ठीक है, उसके बाद रेस स्टार्ट होती थी। रेस में क्या करते थे, सभी बच्चे दौड़ते थे। तो रेस जब सारे बच्चे दौड़ते थे और जैसे ही रेस कंप्लीट होती थी तो एक जो हमारा फाइनल जो लाइन रहती थी उसे हमें टच करना रहता था। जैसे ही हम वहाँ पहुँच जाते थे तो क्या हो जाता था, हमारा विनर डिसाइड हो जाता था। तो जब भी कोई रिएक्टेंट है वो क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जब वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद क्या बन जाता है, हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब कि रेस में हमने पार्टिसिपेट किए और जो जीत गया वो क्या हो गया, विनर हो गया। वैसे ही रिएक्शन हुई, जैसे जो फाइनल रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो कौन बन गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या होता है, फाइनल आंसर बोल सकते हैं, फाइनल आंसर, या हम बोल सकते हैं बच्चों फाइनल आंसर, या फिर बच्चों हमने जो भी कुछ क्या कर लिया है, गेन कर लिया। ठीक है, तो मैंने बहुत ही इजी टर्म में समझाया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता क्या है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं बच्चों, रिएक्टेंट। यहाँ पे अगर हम छोटी सी डेफिनेशन जैसा देख लें तो रिएक्टेंट क्या होता है, हु पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, विच फाइनली फॉर्म्ड। ठीक है, जो आखिरी में बनता है, तो वो हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो ये इतना क्लियर हुआ आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। अब हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, केमिकल एंड फिजिकल चेंज। अब हम केमिकल और फिजिकल चेंजेस की बात कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो हमने हमारे प्रीवियस जो इससे पहले का वीडियो था केमिस्ट्री का, उसमें भी मैंने केमिकल और फिजिकल चेंज की बात की थी। तो एक्चुअल में जो हमारा केमिकल और फिजिकल चेंज होता क्या है, पहले हम देखते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज की डेफिनेशन क्या लिखी है बच्चों, मैटर चेंजेस फॉर्म बट नॉट केमिकल आइडेंटिफाई। मतलब मैटर चेंज होता है, जो भी हमारा पदार्थ है वो बदलता है, चेंज होता है, बट हम उसको केमिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब केमिकल चेंज की डेफिनेशन देखते हैं। तो केमिकल चेंज की क्या डेफिनेशन है बच्चों, अ केमिकल रिएक्शन फॉर्म्स अ न्यू प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तो क्या होगा, आपको हमेशा याद रखना है कि न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा ही होगा। अदरवाइज हम कभी नहीं बोलेंगे कि हमारी केमिकल चेंज हुआ है या केमिकल रिएक्शन हुई है। सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया यही है केमिकल रिएक्शन के लिए
कि a new product is formed, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जब तक नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, तब तक हम नहीं कहेंगे कि हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है ना। और केमिकल चेंज यही होता है कि जब हमारा जो भी इनिशियल है, जो भी रिएक्टेंट है, वो आपस में रिएक्ट करें और वो बदल गया तो नया चीज़ बन गया, तो वो हमने बोल दिया आप केमिकल चेंज हो गया है या केमिकल रिएक्शन, उसमें के अंदर केमिकल रिएक्शन हो गई है, इसलिए क्या हो गया है, वो केमिकल चेंज हो गया है। जैसे फिजिकल चेंज में क्या हमने बताया था कि साइज़ चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, कलर, टेक्सचर, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, बट केमिकली वो नहीं बदलता है। ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता था। ठीक है, अब फिजिकल चेंज के एग्जांपल में देख रहे हैं आप मेल्टिंग। यहाँ पे आइसक्रीम है, हमने उसको बाहर रखा थोड़ी देर टेम्परेचर में, वो क्या हो गई, मेल्ट हो गई। ठीक है, फिर है श्रेडिंग, मतलब कागज़ जो भी है हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जा रहा है। फिर है बॉइलिंग, मतलब उबलना। चॉपिंग, हमने एक वुड लिया और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर दिया, काट दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसके थे बच्चों, फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल थे। अब हम जैसे बात करते हैं केमिकल चेंजेस, तो केमिकल चेंजेस में क्या हुआ, कंबशन हुआ, मतलब कि ज्वलन, दहन, हमने कोई भी चीज़ को जला दिया। फिर है रोटिंग, रोटिंग मतलब जैसे फल फ्रूट है हमारे रखे रहते हैं वो बहुत टाइम तक, तो क्या होता है, वो ख़राब होने लगते हैं, मतलब उसमें केमिकल चेंज हो गई है। फिर है रस्टिंग, रस्टिंग मतलब जैसे कि लोहे में जंग लगना, हमने उसको बाहर रख दिया, बहुत टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे तो उसमें ब्राउन कलर की पपड़ी जैसा कुछ जम जाएगा, वो रस्टिंग हो गया। फिर डाइजेशन, जो डाइजेशन है बच्चों, जो हम खाना खाते हैं और उसे पचाते हैं, वो भी क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज है, क्योंकि हमारे पेट में, हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या था, केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल थे। ओके, देन हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन इंडिकेटर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि केमिकल रिएक्शन जो है, हमें पता कैसे चलेगा कि अब हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। केमिकल रिएक्शन इंडिकेटर, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले कि गैस का फॉर्मेशन हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है हमें पिक्चर में, आप देख सकते हैं गैस फॉर्मेशन। जब भी कोई रिएक्शन हुई, अगर सपोज गैस बन रही है, रिलीज हो रही है, तो हमने क्या बोल दिया, गैस का फॉर्मेशन हो गया है, मतलब कि हमारी रिएक्शन अब कंप्लीट हो गई है। या तो क्या हो जाए कि हमारी जो भी एनर्जी है वो चेंज हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, एनर्जी चेंज हो जाए, या फिर क्या हो जाए, कलर चेंज हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, कलर चेंज हो जाए। सपोज हमने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया था, 2 रिएक्टेंट लिए और हमने यहाँ पे प्रोडक्ट बना। सपोज इसका कलर है हमारा, एक का कलर है हमारा यहाँ पिंक, सॉरी रेड, एक का कलर है हमारा हल्का सा कलर चेंज करने का, ये ग्रीन, अरे यहाँ पे ग्रीन है। ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्ट बना, सपोज वो बन गया हमारा डार्क ब्लू कलर का, है ना, ये फिर चेंज नहीं हो, हमारा सपोज कलर बन गया डार्क ब्लू कलर का, हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो अब ये कलर चेंज हो गया, रिएक्टेंट के कलर रेड और ग्रीन थे और प्रोडक्ट हमारा ब्लू कलर का बन गया। तो हमने क्या बोल दिया कि हमारा जो भी है अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद फोर्थ में यहाँ लिखा है बच्चों प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। क्या लिखा है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, तो जब भी हमारी रिएक्शन होती है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसा सॉलिड चीज़ जब बन जाती है। ठीक है, सपोज ये हमारा लिक्विड लिक्विड था और यहाँ नीचे क्या हुआ, कुछ सॉलिड सा जम गया है। ठीक है, तो उसे हम
बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। आगे हम देखेंगे जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे प्रेसिपिटेट का। अभी हमें बस ये याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो हमें पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई है, उसका इंडिकेटर क्या है। तो सबसे पहले गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर सेकेंड जो भी हमारी एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी, है ना, लाइट या हीट के फॉर्म में, लाइट या हीट के फॉर्म में हमें दिखेगी वो। फिर या तो हमारा कलर चेंज हो जाएगा या तो क्या होगा कि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको अभी तक यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। देन अब बात करते हैं बच्चों हम टाइप ऑफ रिएक्शन। यहाँ मैंने कुछ कुछ पिक्चर्स के फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की है ताकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगे और आपको भी पढ़ने में मज़ा आए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों जब भी हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो मेजरली ब्रॉडली अगर हम बात करें जो भी हमारी एनसीईआरटी में दिया तो हमें मेनली कितनी रिएक्शन दी है, 5 टाइप की रिएक्शन जो दी है हमें। सबसे पहले दिया है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है हमारी फर्स्ट रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर है सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर है बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड देन है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स में ही हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भी पढ़ेंगे। तो ये मेजरली हमारी 5 रिएक्शन हैं, इन्हीं को हम अभी क्या करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे। अब बच्चों हम जैसे फर्स्ट रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बच्चों आप एक वर्ड देख रहे हैं कंबाइन। कंबाइन से ही मिलके क्या बना है, कॉम्बिनेशन। और कंबाइन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। कंबाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, जुड़ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होगा, रिएक्टेंट आपस में जुड़ के प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें हम क्या बोल देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 2 or more reactants combine to form a single product। ठीक है, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट्स भी बनते हैं कई बार रिएक्शन में, ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल ही प्रोडक्ट बने। मैं यहाँ पे करेक्ट कर देती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सिंगल प्रोडक्ट ही बने, टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ठीक है। अब अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो ए है एक रिएक्टेंट और बी है, ये आपस में सिंपली क्या हुए, आपस में बस दोनों जुड़े और क्या बना दिए, ए बी बना दिए। ठीक है। तो ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है। इसका हम अब बुक का एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारी बुक में एग्जांपल में क्या दिया है बच्चों, और सिंपल देखते हैं, जैसे C+O2 हो गया तो इनने आपस में मिलकर क्या बना दिया, CO2 बना दिया। फिर जैसे हम बात कर रहे हैं H2 हाइड्रोजन है और O2 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे और क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, 2H2O। अगर हम बुक के एग्जाम्पल की बात करें, ये क्या है, एग्जाम्पल। ठीक है। अगर बुक के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारी 10th NCERT में क्या दिया बच्चों, CaO प्लस H2O, ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, CaOH ट्वाइस, प्लस हीट जो है वो रिलीज होगी। ठीक है। अब ये जो CaO है इसका नाम क्या है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसे क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है। और जो हमारा प्रोडक्ट बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसे हम बोल देते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोल देते हैं बच्चों, स्लेक्ड लाइम। ठीक है। अब देन ये स्लेक्ड लाइम है, ये CaOL, ये फिर से
करेगा, किसके साथ कंबाइन होगा अब ये CO2 के साथ। CO2 का फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, CO2 को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब CaOH ट्वाइस मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा किससे रिएक्ट करता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, ये हमारी बुक का एग्जाम्पल है बच्चों। जो अभी हमने ये रिएक्शन लिखी है, एक्चुअल में ये जो बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, हम इसे घर में हमेशा अक्सर देखते हैं। जब भी हम घर में वाइट वॉश करने के लिए, घरों में पुताई करने के लिए जब हम चूना लेके आते हैं, वही एक्चुअल में जो हमारा क्या है, स्लैक्ड लाइम होता है। ठीक है, तो हम घर में क्या करते हैं, मार्केट से चूना लेके आते हैं और उसको पानी के साथ मिला के क्या कर देते हैं, थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं। हम बोलते हैं कि हमने चूने को क्या कर दिया है, फुला दिया है। ठीक है, फिर वो होता है आपस में वो दोनों रिएक्ट करते हैं और वो क्या बना देते हैं, स्लेक्ड लाइम बना लेते हैं। इसका यूज़ क्या करते हैं हम, अब इससे हम वाइट वॉश कर देते हैं। और जो हमारा स्लेक्ड लाइम रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है, वो क्या करता है, थोड़े टाइम बाद वो एटमॉस्फेयर से, वातावरण से वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है और कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, वो वाइट कलर का पपड़ी जैसा फॉर्म कर देता है। ठीक है, उससे क्या होती है, हमारी वॉल बहुत ही शाइनी वॉल से दिखने लगती है, हमारी दीवारें चमक जाती है, सफ़ेद सी हो जाती है। तो क्या बन जाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आई कि जब भी 2 और मोर रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था A + B आपस में जोड़े तो क्या बना दिए, AB, फिर C + O2 था, उनने आपस में मिलके बना दिए CO2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी सेकेंड रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है बच्चों हमारी, सेकेंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन, अब नाम से समझ में आ रहा है डिकम्पोज होना। ठीक है, इसमें क्या वर्ड आ रहा है बच्चों, डिकम्पोज वर्ड आ रहा है। और डीकम्पोज का मतलब आपको पता है क्या होता है, अपघटन, 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 या फिर हम बोल देते हैं उसको विघटन। तो क्या होता है, जब भी कोई रिएक्टेंट है तो वो क्या होगा, आपस में ब्रेक हो जाएगा, टूटेगा और सिंगल सिंगल प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई है। सपोज एग्जांपल देखेंगे हम कि ये AB है और ये क्या हुआ, आपस में टूटा, ब्रेक हुआ और A अलग हो गया और B अलग हो गया, तो ये क्या हो गई, हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अगर इसका एग्जांपल देखें हम, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे Fe, ये बुक का एग्जांपल है बच्चों, FeSO4। ठीक है, यहाँ 2FeSO4 रहेगा। FeSO4 किसका नाम होता है बच्चों, फेरिक सल्फेट कि फेरस सल्फेट। FeSO4 फेरस सल्फेट होता है। जब फेरस सल्फेट को हमने क्या किया, हीट किया, ठीक है, तो ये किस में ब्रेक हो गया, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। अब Fe2O3 किसका फॉर्मूला होता है, फेरिक ऑक्साइड, और SO2 आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है। अब हम डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज, क्या हो जाएगा, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है डिकम्पोज हो जाएगा टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। क्या करेंगे वो, एक हमारे पास रिएक्टेंट है, वो क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया, ब्रेक हो गया और किस में बदल गया, वो दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में वो डिवाइड हो गया A + B में। ठीक है, ये एग्जाम्पल था।
अब जो डिकम्पोजिशन हो रहा है बच्चों, वो टूटेगा तो वो अपने आप तो टूट नहीं जाएगा, उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा उसे, ठीक है, उसे किसी की तो ज़रूरत पड़ेगी डिकम्पोज होने के लिए, ब्रेक होने के लिए। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। क्या देखना है बच्चों? टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो सबसे पहले बोलते हैं हम थर्मो या थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन में जब भी हम उसे क्या दे देंगे, हीट दे देंगे, हम अपने रिएक्टेंट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट दे देंगे, तो वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे देखा फेरस सल्फेट वाले एग्जाम्पल में कि हमने उसे हीट दिया तो वो फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। तो उसे हमें कुछ ना कुछ एक मीडियम देना पड़ेगा, चाहे हम हीट दे दें या लाइट दे दें, सनलाइट दे दें, या फिर हम उसे इलेक्ट्रिक करंट दे दें, जिससे क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो थर्मल जो डिकम्पोजिशन होता है, ब्रेक डाउन ड्यू टू हीट। थर्मल डिकम्पोजिशन कब बोलेंगे हम? ब्रेक डाउन ड्यू टू हीट, उसे हम थर्मोलिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कभी एग्जाम में आया आपको कि व्हाट इज थर्मोलिसिस, तो कुछ नहीं है थर्मोलिसिस में बस आपको ये लिखना है ब्रेक डाउन ड्यू टू हीट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टाइप, तो होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन किससे होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ब्रेकडाउन अब कैसे होगा? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है। जब भी हम क्या करेंगे, रिएक्शन में करंट पास करा देंगे तो क्या होगा, हमारा जो है रिएक्टेंट वो ब्रेक हो जाएगा और दो अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में देखना, तो आपकी बुक में एक्टिविटी में दिया है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। उसने आपको बताया है वहाँ पे कि आपको एक बीकर लेना है, उसमें इलेक्ट्रोड्स लगाना है, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स लगाना है, फिर देन आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो दो टेस्ट ट्यूब में क्या होगा कि रिएक्शन होगी और दो टेस्ट ट्यूब से कुछ गैस रिलीज होगी, तो एक हो जाएगा हमारा H2 गैस हो जाएगी और एक हो जाएगी O2 गैस, ठीक है। तो ये था H2O का इलेक्ट्रोलिसिस, आपकी एक्टिविटी में दिया है, बुक में आप देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में दिया है, ठीक है। एक्टिविटी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करते हैं, थर्ड आ जाएगा बच्चों फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब नाम से समझ में आ रहा है कि फोटोकेमिकल है। क्या है बच्चों? फोटोकेमिकल है। फोटोकेमिकल है मतलब अब यहाँ फोटो नहीं खींचना है हमें, ठीक है। फोटोकेमिकल मतलब कि अब हम क्या देंगे, सनलाइट देंगे, फोटोन देंगे, ठीक है। ड्यू टू सनलाइट, किससे हो रहा है अब डिकम्पोजिशन? ड्यू टू सनलाइट हो रहा है, और इसे हम क्या बोल देंगे, फोटोलिसिस भी बोलते हैं। और यहाँ पे इसे हम बोल देते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक वाले को इलेक्ट्रोलिसिस, तो कंफ्यूज मत होना। जब भी आपसे पूछे व्हाट इज थर्मोलिसिस, तो एट अ रिएक्शन इन विच ब्रेक डाउन ड्यू टू हीट, तो वो हो जाएगा थर्मोलिसिस। फिर अगर पूछ ले व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। फिर अगर हम बात करें फोटोलिसिस, तो ब्रेक डाउन ड्यू टू सनलाइट। ये क्या है, डिकम्पोजिशन के ही एग्जाम्पल है। क्या है बच्चों? ये हमारे जो हैं डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बात करे थे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा था, जो भी हमारा रिएक्टेंट था वो डिकम्पोज हो रहा था और वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना ले रहा था, ठीक है। हमने एग्जाम्पल में देखा था कि जो हमारा फेरस सल्फेट था उसको हमने हीट दिया तो वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक हो गया, डिकम्पोज हो गया। फिर हमने टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन देखा था, थर्मल डिकम्पोजिशन जो
हीट से होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिक करंट से होता है, और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जो सनलाइट से होता है। इज दैट क्लियर? आपको इतना समझ में आ गया? चलो अब हम आगे थर्ड रिएक्शन देखते हैं, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। थर्ड है हमारी बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जाने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अब जो हम अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देख रहे थे, तो उसी में एक आ जाता है एनर्जी फ्लो के बेसिस पे। ठीक है, ऑन द, यहाँ से मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फ्लो। ठीक है, एनर्जी फ्लो के बेसिस में बच्चों जो रिएक्शन है हमारी, एनर्जी फ्लो के बेसिस पे हमारी रिएक्शन जो है वो दो टाइप से हो जाती है। एक हो जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या हो जाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक हो जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या हो जाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या है? एंडो वर्ड आ रहा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे क्या वर्ड आ रहा है हमारा? एंडो। एंडो में क्या होगा कि एनर्जी हमें क्या होगा बच्चों? एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक है मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। रिएक्शन इन विच energy is, reaction in which energy is supplied। ठीक है, रिएक्शन इज विच एनर्जी इज सप्लाइड। जब हमें एनर्जी देनी पड़ रही है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक क्या हो रही है? रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी क्या हो रही है हमारी? यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान से देखना। अभी जब हमने बात कर रहे थे डीकम्पोजिशन की, रिएक्शन की, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? हमने यहाँ पे एनर्जी दी थी। ध्यान से देखोगे आप तो हमने यहाँ पे फेरस सल्फेट को हीट क्या करी थी? एनर्जी दी तो थी, हीट दिया था ना। तो इसीलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर हमने बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करना है? इलेक्ट्रिक करंट देना है, सनलाइट हमें देना है, हीट हमें देना है। तो जब भी हमें कुछ ना कुछ देना है, मतलब हीट, करंट, एनर्जी, सनलाइट, ये सब जब भी हमें एनर्जी देना रहेगा तो बच्चों वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक्चुअल में वो क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है हमारी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर हुआ। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं कि एक्सोथर्मिक में क्या होती है कि एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एनर्जी क्या होगी? प्रोडक्ट के बाद एनर्जी रिलीज होगी। अब आप एग्जांपल देखना कॉम्बिनेशन में, जब हमने क्विक लाइम में से जब हमने CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड की हमने वाटर के साथ बच्चों रिएक्शन कराई थी, तब स्लेक लाइम बना था और हीट क्या हो रही थी? रिलीज हो रही थी। हीट क्या हो रही थी? यहाँ पे रिलीज हो रही थी। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब आपको समझ में आया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ऐसी रिएक्शन जब हमें सिस्टम को या रिएक्शन में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है तो उसे हम बोल देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज होती है, तब हम क्या बोल देते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन? मैं इसका यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ आपको। एग्जाम्पल है इसका एंडोथर्मिक का CaCO3। क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने इसको हीट दिया। जब हमने इसको हीट दिया या गर्म किया तो ये ब्रेक डाउन हो गया CaO और HCO2 में। ठीक है, कैल्शियम
कार्बोनेट है, जब हम उसे हीट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। वहीं एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल की बात करें तो CH4 है ये हमारा, ठीक है, और हमने 2O2 ऑक्सीजन के साथ जब हम उसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है हमारा CO2 प्लस H2O प्लस हीट जो है हमारी रिलीज होती है। एक्चुअल में ये कंबशन का एग्जाम्पल है बच्चों। कंबशन मतलब जब भी हम कोई चीज़ जलाते हैं, ठीक है, दहन का एग्जाम्पल है ये। जब भी हम, ये मीथेन है और इसकी हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा और हीट एनर्जी जो है हीट वो रिलीज होगी। तो आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं। मैंने ये इसे यहाँ पे इसीलिए बताया क्योंकि ये आपके एक तो सिलेबस में भी है और यहाँ पे हम टाइप ऑफ रिएक्शन जब हम डिकम्पोजिशन की बात कर रहे थे और हीट दे रहे थे तो वो एंडोथर्मिक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात करें जैसे कि हमारी बुक में गिवन है, ठीक है, तो और क्या क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल बच्चों। एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल में और क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसे सेपरेट आउट कर देती हूँ। तो एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट रहता है वो सनलाइट का ही तो यूज़ करते हैं और फूड बनाते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक का। फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना। जब हम बाहर आइस क्यूब को हम फ्रिज से अपने निकाल के बाहर रख देते हैं तो वो सराउंडिंग से, बाहर से, एनवायरनमेंट से हीट लेता है और पिघलने लग जाता है। तो वो एंडोथर्मिक का ही एग्जाम्पल है। और क्या हो जाएगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड, बेकिंग ऑफ ब्रेड, हीट करते हैं तभी तो बनता है रोटी या जो हमारा ब्रेड है। फिर इवोपरेशन, ये सब कुछ क्या है, डे टू डे डेली लाइफ के एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक के। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक का तो हमने बात कर रहे थे कंबशन हो गया, कंबशन हो गया। फिर हो गया हमारा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है ना। रस्टिंग, लोहे में जंग लगना, ठीक है। और क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग। ये कुछ बेसिक है डे टू डे के एग्जाम्पल, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्लियर हुआ। जब सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, देनी पड़ेगी तो वो एंडोथर्मिक होगा। जब सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। चलो अब हम उस थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं जो कि थी हमारी क्या, थर्ड रिएक्शन क्या थी हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में एक वर्ड आ रहा है डिस्प्लेस। क्या कर रहे हैं हम, डिस्प्लेस कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसे हटा दो, डिस्प्लेस कर दो, ठीक है। या क्लास में कोई मॉनिटर है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो उसे क्या कर दो, डिस्प्लेस कर दो। या कोई बच्चा है जो पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहा है, आगे बैठ के भी मस्ती कर रहा है तो उसकी प्लेस क्या कर दो, डिस्प्लेस कर दो। मतलब कि उसकी प्लेस बदलना। अब प्लेस किसकी बदलेंगे, तो जो भी मोर रिएक्टिव रहेगा, जो ज़्यादा एक्टिव रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, कम एक्टिव वाले से डिस्प्लेस कर देंगे, उसकी जगह बदल देंगे। तो वही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसने क्या कर दिया, कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, ठीक है। और क्या करा, कोई भी कंपाउंड बना दिया या रिएक्शन कर लिया। सपोज हम किसी लाइन में लगे, रो में लगे मूवी टिकट के लिए,
तो हम लाइन में लगे हुए हैं और हमारे पीछे से एक जाइंट सा बहुत ही हाइटेड मोटा सा कोई व्यक्ति आया और उसने क्या किया, हमें पीछे कर दिया और वो जाके आगे लग गया हमसे लाइन में। तो अब हम उससे लड़ तो पाएंगे नहीं, फाइट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब उसके पास ज़्यादा पावर है। तो क्या होता है, वही होता है डिस्प्लेसमेंट में कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव, कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, हटा देता है। तो हम बोल देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। अब उसका हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या है एग्जाम्पल, यहाँ पे था एक रिएक्टेंट ए और एक रिएक्टेंट था बी और सी। वो आपस में रिएक्ट हुए तो ए सी बन गया प्रोडक्ट में और बी क्या हुआ, हट गया। तो यहाँ पे बी सी था रिएक्टेंट, आगे क्या हुआ, ए आया और ए ज़्यादा रिएक्टिव था तो ए ने क्या किया, बी को रिप्लेस कर दिया, अब उसने ए सी प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। Zn है प्लस CuSO4 है, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा प्लस Cu जो है हट जाएगा। मतलब जिंक था और कॉपर सल्फेट था, इसका नाम लिख लेना बच्चों, कॉपर सल्फेट, और इसका नाम है जिंक सल्फेट। तो जिंक था और कॉपर सल्फेट था, जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, आपके बुक में एक और एक्टिविटी दी है, आयरन नेल को हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करना है। जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसका कलर फेडेड हो जाएगा। अच्छा, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ पे एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, बहुत अच्छा प्यारा सा कलर होता है उसका, लाइक दैट। अरे ये तो चेंजिंग है, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है हमने और यहाँ पे हमने क्या डाला बच्चों, आयरन नेल डाल दिया है। ठीक है, ये एक्टिविटी है आपकी बुक में, आयरन नेल डाल दिया। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने आयरन नेल डाला है, तो क्या हुआ कि रिएक्शन हुई तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया और एक फेडेड सा कलर आ जाता है, फेडेड सा हो जाता है, हमारा जो सॉल्यूशन रहता है फेडेड हो जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन अगर हम लिखें कि Fe है, आयरन है और CuSO4 है, यही रिएक्शन है जो हमने अभी परफॉर्म किए हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो ब्लू कलर का, अच्छा प्रूशियन ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, उसमें हमने आयरन नेल डाला तो रिएक्शन हुई तो एक फेडेड सा सॉल्यूशन बन गया है। तो वो क्या बनता है प्रोडक्ट, FeSO4 बनता है। ठीक है, और क्या होता है, कॉपर को वो रिप्लेस कर देता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है। यहाँ पे जो जिंक है, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। तो कॉपर को उसने रिप्लेस किया क्यों है, क्योंकि जिंक और जो आयरन है इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है तभी तो उसने रिप्लेस कर दिया। हमने डेफिनेशन में यही देखा था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो जिंक और आयरन ने क्या कर दिया, जो लेस रिएक्टिव था कॉपर उसे रिप्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बना दिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आई बच्चों। यहाँ पे जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में बना देती हूँ। ठीक है, तो अब आप पार्ट 2 देखना। ओके।